कुछ चिकित्सकों का टीकाकरण के प्रति अत्यधिक रुझान, कुछ मात्र तटस्थ और कुछ लोग उसके विरोध में। ऐसा क्यों हुआ, इसको जरा समझने के लिए हमें ये मात्र चिकित्सा का क्षेत्र है नहीं, बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र को समझना पड़ेगा। देखिए, 90 के दशक में जब भूमंडलीकरण का दौर आया और लिबरलाइजेशन के नाम पर हमारे देश के दरवाजे खोल दिए गए, उस समय हमारे देश में तथाकथित रूप से 30 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस 90 के दशक में इन्होंने, अब शिक्षा से मैं बात करता हूं, कि देश में लगभग उस समय 50,000 के आसपास मेडिकल की सीटें थी और लगभग 50-60 हजार ही इंजीनियरिंग की सीटें थी। मैं विज्ञान संकाय से, इसलिए इसी के विषय में बात करूंगा। अगले 10 वर्ष में निजी संस्थानों के प्रवेश में इन्होंने इंजीनियरिंग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया और गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए गए। गली गली से मेरा मतलब है जितनी आवश्यकता थी। अब अगर हम आवश्यकता के अनुसार देखें तो आप आज की गणना से आवश्यकताओं को समझ पाएंगे। आज की तारीख हमारे यहां ये बताया जाता है कि अगर आपको 10% सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर चाहिए, मतलब यदि आपका जीडीपी 10% है, तो भी आपके पास 60-70 हजार इंजीनियर आपके लिए बहुत हैं। अब आपने इंजीनियरों को क्योंकि बाहर भेजना है, चलिए उसको भी ध्यान रखा जाए, तो 1 लाख के करीब इंजीनियर आज भी आपके लिए सक्षम हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के नाम पर आज हमारे पास 16 लाख तक सीटें बना दी गई। कालांतर में हुआ ये कि अब कॉलेजेस बंद होने लग गए। ये डेवलपमेंट है 2011 के बाद से, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने पाया कि इंजीनियरिंग करने के बाद न नौकरी मिलती है न कुछ मिलती है। ये समझ लोगों को देर में आया। लेकिन आप कल्पना करें उन लोगों का जो 2000 से 2011 के बीच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले गए। 8-10 लाख रुपए उन्होंने माँ बाप का लगा दिया और उसके बाद सड़क पर एक नए बेरोजगार की तरह आज भी खड़े हैं। अब वो सिर्फ भी सीटें होकर 14 लाख या 13 लाख इस साल बन गई। लेकिन समाज ने अब जाके उसको समझा है और दूसरी लाइनों पर अपने बच्चों को चयनित करने के लिए, मतलब कि और लाइनों पे बच्चे चले जाएं, इस पर संवाद होता है। पर आज की तारीख से यदि मैं आपसे बात करूं, अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही एक प्रमाणिक संस्था मानते हैं, अगर हम मानते हैं, तब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिहाज से हमारे यहां पर प्रति 1000 व्यक्ति हमारे पास एक डॉक्टर होना चाहिए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये डॉक्टर मानते हैं सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन वाले को, एमबीबीएस वाले को। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी पैथियों का समान रूप से आदर करता हूं, लेकिन मैं फिर भी एलोपैथी में एक परेशानी, जो आयुर्वेद में भी वैसे तो है और होम्योपैथी में भी है, लेकिन उनमें इसकी गड़बड़ी के चांसेस कम है। और वो ये है कि अधिकांश एलोपैथिक मेडिसिन जो बाहर निकलती हैं वो टाइम टेस्टेड नहीं है। पहली बात तो ये होती है, समय के साथ उनको टेस्ट नहीं किया जाता। हमने देखा, निमुलेट शुरू करी, फिर कोई एक आध गोली शुरू करी, फिर 3 साल बाद, 2 साल बाद साइड इफेक्ट से आगे उसको बंद कर दिया गया। दूसरा, एलोपैथी दवाई महंगी होने की वजह से और ज्यादा चलन में होने की वजह से उनके स्पूरियस मेडिसिन, डुप्लीकेट मेडिसिन होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमारे यहाँ गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर में कई बार इसके सर्वे हुए तो यह भी पता लगा कि 30% से अधिक दवाइयां हमारी स्पूरियस है, मतलब जाली दवाई है। अब इसमें एलोपैथी के डॉक्टर की तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई पढ़कर बाहर निकला तो उसके बाद दवा कंपनी वाले आए और उन्होंने कहा कि साहब ये वाली दवाई फला फला बीमारी के लिए हमने बनाई है, ये बहुत अच्छी है, आप इसको प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दो। ठीक है, डॉक्टरों को उसमें कुछ लालच भी दिया होगा, कुछ लोग लालच में आ गए होंगे, लेकिन अधिकांश डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाई मेरा मरीज ठीक होना चाहिए,
चाहे वो धन के लालच में करते हैं, नाम के लालच में करते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर आपको कोई डॉक्टर मिलेगा जो कहेगा मेरा मरीज भले ही मर जाए, मुझे पैसे चाहिए। ऐसे कम मिलेंगे। लेकिन उस डॉक्टर को ये मालूम ही नहीं है उस दवाई का परीक्षण कितना सच है, कितना झूठ है। उसका कारण एक और रहा, यदि कोई डॉक्टर जानना भी चाहे तो डॉक्टरों की उतनी स्केर्सिटी है, उतनी कमी है कि डॉक्टर अपने जीवन में अपनी प्रैक्टिस के अतिरिक्त अधिक समय दे नहीं सकते। मैं आपको बता रहा था, यदि हम WHO के आंकड़ों को माने तो उनके अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर हम आज भारत की जनसंख्या को 140 करोड़ मान ले तो हमारे पास आज की तारीख में 14 लाख डॉक्टर होने चाहिए। 14 लाख डॉक्टर। जबकि आपकी जानकारी के अनुसार हमारे पास सभी पैथियां मिला करके, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, जितनी भी यूनानी सिद्ध पद्धति, उन सबके मिलाकर भारत के पास रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो करने वाले हैं वो मुश्किल से 6 लाख है। और यह संख्या कम से कम पिछले 10 सालों के बारे में तो मैं जानता हूं कि इतना ही बड़ा गैप है। तो आपने कभी मेडिकल कॉलेजेस खोले नहीं, पिछले 20 सालों में मेडिकल कॉलेज नहीं खोले और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते गए। अब जरा इसका प्रभाव समाज पर देखिए। सबसे पहले एक बच्चा था जो पढ़ता था, जिसको आज से 30 साल पहले ऐसा लगता था कि मैं पढ़ लिख करके कहीं नौकरी करूंगा। ऐसा जो मध्यम वर्गीय परिवार जो छोटे शहरों में आया है, बहुत अमीर नहीं है, पिता नौकरी करता है, उस परिवार में यही था। इसलिए उनके लिए शिक्षा सर्वोपरि होती थी। और बहुत से लोग मेरे परिवार में भी ऐसे जो शहरों में आए और उनके आने का कारण ही यही था कि हमारे बच्चों की शिक्षा बेहतर हो जाए, हम शहर में जा रहे हैं। तो अब जो लोग शहर में आए उनको ये चाहिए मेरे बच्चे की शिक्षा बेहतर हो जाए। शिक्षा बेहतर का अर्थ क्या? अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल के बाद आप क्या करोगे? कोई ना कोई लाइन चुनोगे। अब लाइन चुनने के नाम पर जिनको शौक था मेडिकल का, उनके लिहाज से मेडिकल के लिए रास्ता खुल गया साइंस के बाद, और बाकियों का इंजीनियरिंग के लिए खोला गया, या बाकी और जो भी लाइनें थी। अब आप मेडिकल लाइन में देखिए, आज की तारीख में भी 12 लाख बच्चे बैठते हैं, और 12 लाख बच्चों के बाद आज आपके पास नई मेडिकल की सीटें 65,000 कुल MBBS की और 30-35,000 BDS की हैं। लगभग 1 लाख सीटें हैं। ये भी सारी सीटें निजी संस्थानों को मिलाने के बाद। इसको हम लोग नाम दे दिया कंपटीशन का कि जो अच्छा व्यक्ति है वही आगे जाएगा। अब इसमें कहां परेशानी आई, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उस बच्चे को जो घर में पढ़ता है, जिसके दिमाग में डॉक्टर बनना है, आसपास से उसके संपर्क टूटते रहते हैं, क्योंकि माँ बाप को भी लगता है कि कंपटीशन बहुत है। बच्चा अगर खेल कूद में व्यस्त हो जाएगा, दोस्तों में व्यस्त हो जाएगा, पार्टियों में जाने लगेगा तो इस काम को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको एक सिंगल पॉइंट फोकस, तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है, ये करके उसको रखा जाता था। अब वो बच्चे के मन में एक भावना आ जाती है कि मुझे भी सबसे आगे रहना है, क्लास में टॉप करना है, आगे चलना है, इसलिए मैं और अधिक पढ़ूं, और अधिक पढ़ूं, करते करते वो समाज से कट जाता है। उस बच्चे को जो आज 9वीं 10वीं 11वीं के अंदर है और वो तैयारी कर रहा है या मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, उससे पूछेंगे आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके परिवारों की स्थितियां क्या है, क्या उनकी परेशानी तुमको मालूम है, समाज में क्या हो रहा है तुम्हें इसके बारे में मालूम है? उनको बच्चों को कुछ नहीं पता। जितनी नॉलेज पता है वो टीवी से पता है, क्योंकि घर परिवार में माता पिता भी उनके साथ अधिक नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको लगता है अधिक बैठेंगे तो बच्चे की पढ़ाई का हर्ज होगा। ये जो एक माँ बाप के मन में बात आई, बच्चे की पढ़ाई का हर्ज होगा, शादी पर नहीं लेके जाना, परिवार में किसी के जन्मदिन पर नहीं लेके जाना, इन सब से बच्चे को अलग थलग रखा गया। अब जो बच्चा पढ़ के निकलता है, जब वो ये समझता है कि 12 लाख मेडिकल सीटों में मैं सिलेक्ट हुआ हूं 1 लाख सीटों में, तो उसको शुरू से ये ध्यान दे दिया जाता है कि भाई तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे अनूठे हो, तुम्हारा काम है पढ़ लिख के और पैसे कमाना और नौकरी करना। तो वो डॉक्टर शुरू से ही अपने आप को पहली बात तो समाज से अलग मानता है, और पिछले 4-5 साल से उसके ऊपर कोई प्रभाव संस्कार तो पड़े नहीं है। वो अपनी शिक्षा को लेकर ही आगे बढ़ रहा है। अब जब वो पढ़ लिख कर बाहर निकलता है, अच्छा पढ़ाने में आपने 5 साल में उसको WHO द्वारा प्रचारित वही पढ़ा है। देखिए मैं पिछले कम से कम 25 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो इस लाइन में है, और मैं ये मानता हूं जिस बच्चे से बात करो मेडिकल की, वो MBBS है, आयुर्वेद होम्योपैथ उसके नाम पे नहीं आता। आप कभी बात भी करें कि आयुर्वेद भी तो एक लाइन है, सर ये कोई लाइन नहीं है।
तो बच्चा मतलब समाज में वो बच्चा पढ़ के एलोपैथी करना चाहता है। अब एलोपैथी में जो ड्रॉबैक आया, पहली बात आपका सिलेबस किसने बनाया? ये WHO वाले बनाते रहे आपका सिलेबस, आपने पढ़ना है। खैर, साइंस में विज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसकी दवाइयों पर आ जाते हो तो एलोपैथी वाले व्यक्ति बहुत अधिक शल्य चिकित्सा या उसकी ऑपरेशन को छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम चीजें एलोपैथी की स्टडी किस पर डिपेंड करती हैं? पहली बात डायग्नोसिस के ऊपर, कि आपके पास डायग्नोस हमने करना है, उसमें भी टेस्टिंग पर ज्यादा चले जाते हैं। आपका खून क्या बोलता है, ब्लड टेस्ट आपका करना है, आपका यूरिन टेस्ट करना है, आपका इसका टेस्ट करना है, सब कुछ टेस्ट की मशीनें बताएंगी कि आप क्या कर रहे हैं। जिसे आप पुराने जमाने में डॉक्टर की शफा कहते थे, वो समाप्त हो गया। तो हर चीज टेस्टों पर है। ऊपर से एक लॉबी चली मेडिकल लीगल केसेस की, उसमें से भी डॉक्टर ने अपने आप को बचाना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर कोई लीगल केस ना हो जाए। वो हर चीज को केस वाइज मतलब एक प्रमाणिक रूप से अपना करने चले। फिर जो दवाइयां आपको दी गई हैं, आपको वो दवाइयां स्टैंडर्ड दी गई हैं, इन दवाइयों में आपने काम करना है। तो उनके दिमाग में एक प्रक्रिया चल चुकी होती है कि ये गाइडलाइंस हैं, इसी गाइडलाइन के अंदर हमें काम करना है, सरकार हमें ये कहती है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना उनको नहीं बताया गया। उसके बाद अब क्या हुआ? उसके बाद आईसीएमआर की गाइडलाइन शुरू हो जाती है। अब आईसीएमआर की गाइडलाइन में उनको काम करना है। अब जो लोग तो सरकारी नौकरी में चले गए, उनसे ये उम्मीद करना कि वो अपनी सरकारी नौकरी को दांव पर लगा करके, अगर उन्हें लगे किसी सरकार का कोई फैसला ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ बोलेंगे, तो वो नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है उनको भी लगता है, क्योंकि देखिए रीसेंट डेवलपमेंट जानने के लिए डॉक्टरों को रीसेंट अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, और वो नहीं कर पाते। इस वजह से वो पुराने जमाने की स्टडी में रह रहे हैं जो उनको पढ़ाया गया। तीसरा जो बहुत बड़ा हो गया है, जितने मैंने आपको बताया 1 लाख अगर मेडिकल कॉलेज खुल गए, उनमें गवर्नमेंट के 30-40% को छोड़ दीजिए, बाकी सारे मेडिकल कॉलेज में आज एक डॉक्टर 1 करोड़ रुपए की फीस जमा करके आता है। अब आप 1 करोड़ की फीस वाले डॉक्टर को जो जमा करके आया है, उसको आगे पैसा कमाना है, तो आप उसके ऊपर पैसा कमाने का कितना बड़ा प्रेशर समझ सकते हैं। तो उसने उस प्रेशर को अपने साथ चलाना भी है, तो वो अपने नए रूल्स या कोई दिमाग कहेगा भी यार इसको करना है, सोचेगा नहीं छोड़ो यार क्या करना, तो उसको पैसे की आवश्यकता अपने पैदा करनी। किसी जमाने में डॉक्टर्स को पैसे की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि आप वो लोन पर नहीं पढ़ा है, वो अपनी शिक्षा से पढ़ता था। अब आपने क्या किया, बजाय जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको आप ऐसा अलाउ करें कि वो पढ़ पाए अपने पैसे पर, उनको स्कॉलरशिप दी जाए। आपने कर दिया, आप बिना लोन के पढ़ नहीं सकते। तो जो 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बन के एमडी आया है, उसको पैसा कमाना है, वो कहता है मैं सेफ हूं यार, वर्ल्ड वर्ल्ड इसकी WHO की सारी बातें सुनते रहो, इसके ऊपर कहते रहो, हमें किसी से बात करने की क्या जरूरत है। दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, जो लोग पहले समझते ही नहीं है, क्योंकि WHO की गाइडलाइन है, उसके खिलाफ उनको पढ़ना पड़ेगा, अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो WHO बोल रहा है वो कितना ठीक है कितना गलत है, उसके लिए उन्हें समय चाहिए, उनके पास वो समय भी नहीं है। तो आप इसमें चिकित्सकों को दोष नहीं दे सकते। हाँ, बहुत से चिकित्सक इसके बावजूद खुल के बाहर आ रहे हैं कि ये कोरोना के प्रोटोकॉल कैसे हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों की बातों को मेन मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया भी अपनी तरफ से अपने काम करेगा। इस वजह से चिकित्सकों को आप उतना ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर ये मान लीजिए कोरोना प्रोटोकॉल गलत है, और मैं उस पर बात करके चलाऊंगा ये गलत है, अगर ये गलत है तो डॉक्टर, हाँ मैं बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूं जो कान में आके हमारे बोल देंगे हाँ जी ये सब फालतू हो रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर कभी कहते हैं हाँ यार इन्फेक्शन फैल भी तो रहा है। कोई ये प्रश्न उनसे नहीं पूछता यार ओमिक्रॉन अगर फैल रहा है तो लीथल भी तो नहीं है, फैल तो खांसी जुकाम भी रहा है। जब आपके बच्चे को खांसी या जुकाम होता है आप कमरे में बंद कर देती हो? आप तो उसको लेकर रेस्टोरेंट में भी जाते हो यार, खुद को बुखार होता है रेस्टोरेंट में जाते हो नहीं जाती हो? वो सब काम कर लेंगे, लेकिन इस समय नहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें, उनके व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है वो इन 3-4 मुख्य कारणों से आ रहा है। पहली बात, 4-5 सालों से 6 साल से उस बच्चे को जो पढ़ के निकलता है वो, और उसकी 10 साल की प्रैक्टिस, इस पूरे में वो समाज से कट चुका। उसको ये समझा दिया जाता है तुम समाज से अलग विशिष्ट दर्जे वाले हो, तुम्हारा समाज से कोई लेना देना नहीं। फिर क्योंकि वो इतने महंगे तरीके से डॉक्टर बनकर आया, पहले तो ये अहंकार उसमें आ गया कि मैं सबसे अलग हूं दुनिया से, फिर उसमें पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया, फिर वो तीसरी बात अब कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। वो चाहेगा भी, जान भी जाएगा तो भी कुछ नहीं करता, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। एक बात है, जब आप मन से एक बात मानते हैं कि एक रास्ता गलत है, एक बार आप मान लीजिए, फिर आपको उस रास्ते में कंकर पत्थर गड्ढे देखने नजर आने शुरू हो जाएंगे,
लेकिन अगर आप सोचोगे रास्ता ठीक है तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, अरे ये तो इतना तो हर एक में होता है, इतना तो हर एक में होता है, आप छोड़ देंगे। यही स्थिति आज के चिकित्सकों के साथ है। उनका कोई दोष विशेष नहीं है। हाँ, वो जिस तरह ढलकर बनाए गए हैं, जिस तरह मुझे बताया गया, मतलब कहा जाता है कि वो उनके सॉफ्टवेयर ने वही फीड किया है, वो बेचारे क्या करें। तो इसलिए लोगों को जागरूक होने के लिए पहले तो मेडिकल के कॉलेजेस होने चाहिए, कॉलेज सस्ते होने चाहिए, ताकि जो पढ़कर निकले वो अपनी शिक्षा पे कर सके। लेकिन इस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। इस समय की वैश्विक परिस्थिति में समझना बहुत जरूरी है। खैर, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं, कुछ और काम अगर निकलता है तो हमें उस पर भी करना चाहिए। धन्यवाद।